वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इनसाइड स्कूप। ब्रेक पे जाने से पहले लेट यू गाइस नो कि ब्रेक से वापस आने के बाद वी विल हैव डॉक्टर मोहम्मद शहबाज विद अस, हु इज अ वेरी सीनियर इकोनॉमिस्ट, आल्सो प्रोफेसर। थैंक यू सो मच शहबाज साहब फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन ऑन द शो टुडे। जी बहुत शुक्रिया मिशाल। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रिसेंटली जो IMF ने कंडीशंस डाली थी विच वाज ऑन ब्यूरोक्रेटिक स्पेंडिंग, ब्यूरोक्रेसी के इतने इदारे हैं, रेगुलेटर्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग इदारे आते हैं उसमें एज़ यू नो, तो उन पे एसेंशली इंक्वायरी ओपन एंड बहुत स्ट्रेंज स्पेंडिंग वहाँ से निकली। आपको क्या लग रहा है ऐसी कोई रेपरकशंस होंगी? इज़ दिस थिंग गोइंग टू मेक इट टू कोर्ट? इज़ देयर गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ पेनल्टी बिकॉज वी आर अंडर एन IMF प्रोग्राम? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कुछ पेनल्टी ना लगाएं। तो आपको क्या लगता है कि हम कौन सी डायरेक्शन पकड़ेंगे यहाँ से? ये मेरे ख्याल में IMF के इंडिकेट करने से पहले ही हमें चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए थी। IMF जो है शुरू से एक बात करता आ रहा है कि जो आपके गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम करें और आमदन के जो ज़राए हैं उनको बढ़ाइए। अब जब करप्शन इस लेवल की होगी जैसे उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है, और बड़ी हैरान कुन चीज़ें हैं जो उसके अंदर आ रही हैं कि इतनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट के नाक तले जो है वो इतनी सारी चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट को खबर नहीं है। तो जब तक ये आप लूपहोल्स बंद नहीं करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा आपसे कहा है कि जब तक ऑनेस्टी जो है वो आपके बेसिकली ज़हन से शुरू होती है कि जब आपको पता हो कि ये मेरा काम है, इसको मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है, तो फिर ये कौमी जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से लूट घसूट के अपने अकाउंट्स में आप फ्रीज करके नहीं रख सकते या नहीं रखेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब तक आपका ज़ाती मुफाद जो उसको आप तरजीह देते रहेंगे कौमी मुफाद के ऊपर, तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। और ऑनेस्टी की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो हर बंदे को इस चीज़ का इदराक करना चाहिए और इदराक होना भी चाहिए कि जब तक हम अपनी मिट्टी को ऊन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मुल्क को ऊन नहीं करेंगे, तो तब तक हम मुल्क की जो तरक्की की एक कह लें कि हमने शरह जो सो कॉल्ड हम कहते हैं कि हमने मुतय्यन कर दी है, उसको हम सस्टेन कैसे कर पाएंगे? तो IMF तो बेसिकली यही कहना है कि आपको कर्जा जो है वो शायद आप आगे जब ये बात करें, ये मेरी बात नोट कर लीजिए कि IMF ये कहे कि आपको कर्जा हमसे लेने की जरूरत नहीं है, ये जो हमने आपको होल्स बताए हैं करप्शन की फार्म में, सिर्फ आप इनको बंद कर लें, तो इन्हीं को रिकवर कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कर्जा देने की जरूरत है। IMF आगे ये कहने जा रहा है। तो मैं जैसे पहले बात की कि हमें पहले ही चाहिए था चीजें सारी हम सीधी कर लेते, और उस IMF के पास जाने से पहले हमें खुद भी तो देखना चाहिए कि हमारे पास इतने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इतनी अच्छी बड़ी बड़ी हैंडसम तनख्वाहें ले रहे हैं, तो ये इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर मुल्क के अंदर लूट घसूट ऐसे ही चलनी है, तो फिर इन लोगों की हमें छुट्टी करवा देनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हम कर सकते तो फिर कम से कम हमें जो लॉ है उसको फुली तौर पे इम्प्लीमेंट करके अदालतों को मजबूत करके ये करप्शन के जो सुराख है इनको हमें बंद करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मोस्ट डेफिनेटली। तो यहाँ से आई मीन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थॉट यही होगी कि यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करप्शन कट होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज हमें पता है कि अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ इंप्रूव करना भी चाहती है तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में चीज़ें फंस जाती हैं और ब्यूरोक्रेसी अपनी जेबें भरने में लगी हुई होती है रादर देन एक्चुअली फिक्सिंग द सिस्टम। हालांकि टेक्निकली तो वो आवाम के नौकर हैं बिकॉज वो टैक्स पेयर के पैसों में बैठे हुए हैं उन जगहों पर, राइट? बट द वे दे सी इट इसके अच्छा अभी कुछ सालों के लिए मेरी ये वाली सीट है, यहाँ से फिर मेरी वो वाली सीट हो जाएगी, और अयाशियों में फोकस है, इनएफिशिएंसीज हैं, पर्चियों पे लोग हायर होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से एक्चुअल डिफरेंस गोइंग टू बी मेड? क्योंकि अगर एक्चुअल डिफरेंस होता है तो नेचुरली वहाँ से देयर विल बी अ लॉट मोर फ्लो ऑफ मनी बैक टू द गवर्नमेंट, वहाँ से एफिशिएंसीज वापस आएंगी, चीज़ें ग्रे में जाना बंद हो जाएंगी और ऑब्वियसली करप्शन कट होती है तो ये गवर्नमेंट स्टार्ट्स मेकिंग लॉट मोर मनी, आपके मुल्क के हालात ठीक होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज एसेंशली द होल सिस्टम स्टार्ट्स बिकमिंग मोर स्ट्रक्चर्ड एंड मोर एफिशिएंट। लेकिन आपके एक्सपीरियंस में सिंस आपका इतना यू स्पेंड सो मच टाइम वॉचिंग दिस इकोनॉमी, क्या आपको लगता है कोई रियलिस्टिक इम्पैक्ट होगा? देखिए सबसे पहली बात जब पर्ची की बात करें, पर्ची के साथ एक चीज आपने माइनस कर दी है, वो ये पर्ची के साथ ब्रीफकेस भी जाता है। और जब ब्रीफकेस की बात होती है, ब्रीफकेस खाली नहीं होता, उसके अंदर पैसे होते हैं। मैं यकीन कीजिए कई ऐसे गवर्नमेंट के नौकर हैं जो किसी दूसरे शोबे में जाने के लिए दुआएं करते हैं और बाकी लोगों को कहते हैं कि दुआ करें कि मेरी डेपुटेशन जो है और दूसरे महकमे में हो जाए। उसकी वजह कि वहाँ करप्शन का एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा है। वो चीजें जैसे जैसे आपको पॉलिटिकल लीडरान जो बातें करते हैं वो चीजें ट्रिकल डाउन होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हर बंदा ये सोचता है और ये समझता है
کہ کرپشن کرنا اس کا بنیادی حق ہے. تو بات وہی آپ سے آ رہی تھی کہ جب تک لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, جب تک لوگوں کو ریئلائز نہیں کروائیں گے یہ آپ کی مٹی ہے, یہ آپ کی اپنی مٹی ہے, اس مٹی کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, اس مٹی کی حفاظت ہم نے کرنی ہے, اس مٹی کی خدمت ہم نے کرنی ہے, تب تک یہ چیزیں کیسی ہوں گی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر پالیٹکس وہ بھی بزنس ہے, باقی بزنس ہے تو جو چل ہی رہے ہیں وہ چل ہی رہے ہیں. تو اس طرح کی جب وہ صورتحال ہوگی تو گورنمنٹ کا پھر میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے مضبوطی جو ہے یا کنٹرول رہ جاتا ہے. گورنمنٹ جو اپنی چیزوں میں بزی ہے اور عام آدمی یا یہ جو بیوروکریٹک سسٹم کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں وہ اپنے آبجیکٹو پورے کرنے کے لیے اپنی چیزوں کے اندر بزی ہیں. ڈیفینیٹلی. آن اندر سائڈ ایک چیز جو بہت ہمارے لوکل جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے لیے بہت بہت بھاری پڑتی ہے, جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ٹیکسیشن از آلریڈی ٹو ہائی, اوپر سے یہ جو سپر ٹیکس کسی زمانے میں کچھ مہینوں یا ایک سال کے لیے آنا تھا جو پھر کبھی نکلا ہی نہیں ہمارے گھروں سے. دا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان انہوں نے اب ایک ہیئرنگ فکس کر دی ہے فار اے بیچ آف ہائی پروفائل سپر ٹیکس کیسز. اس میں یہ بھی انکلوڈ ہے ایک پٹیشن جو ڈی جی خان سیمنٹ نے فائل کی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپر ٹیکس گوئنگ اوے ان پاکستان, جس سے آبویسلی بہت بوسٹ ملے گا پرائیویٹ سیکٹر کو, اینڈ یہاں سے پھر آبویسلی آپ کی کوئی ہوپ بنتی ہے فار ایکسپورٹ, بیکاز کرنٹلی تو ایکسپورٹرز کے مطلب جنازے نکل چکے ہیں, رائٹ؟ دے ہیو بن کمپلیٹلی کرپلڈ, ٹیکسٹائل ہیز گون ٹو ہیل, اسٹیل ہیز گون ٹو ہیل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وی کین سی اسپیشلی آئی ایم ایف پروگرام جب ختم ہوگا اس کے بعد کہ سپر ٹیکس کہیں جائے گا تاکہ پرائیویٹ سیکٹر ریوائول ہو سکے؟ دیکھیے میرے خیال میں پاکستان کے اندر چیزیں جو ہیں بڑے ایک سسٹمیٹک طریقے کے تحت جو ہے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. اب ایگریکلچر دیکھیں, نہ کسان کو ہم سبسڈائز کھادیں دیتے ہیں, نہ کسان کو ہم سبسڈائز بیج دیتے ہیں, اور جب وہ پیداوار کی باری آتی ہے, اس کی قیمت کی باری آتی ہے تو کسان کو ہم رولتے ہیں. اسی طرح جو بزنس ہے پاکستان کے اندر وہ دو چیزوں کی وجہ سے مار کھا رہا ہے. آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کی پروگرام کرنے کے بعد کاسٹ ایفیشنسی کی بات کی تھی. پاکستان دنیا کو واحد ملک ہے جہاں کاسٹ ایفیشنسی جو ہے اس کو کام بالکل نہیں ہو رہا, اور کاسٹ آف پروڈکشن ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. اس کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ انپوٹ جو ان کے پرائسز میں اضافہ ہے. دوسری طرف کیا کر رہے ہیں کہ جو اگر تھوڑا بہت جو تاجر جو تھا یا بزنس مین جو اس کے پاس تھوڑی اسپیس تھی تو وہ ہم نے اسپیس کی سپر ٹیکس امپوز کر کے وہ ہم نے پوری کر دی ہے. تو اب جب اس طرح کا آپ بڑا کمپریسڈ ماحول جو ہے بزنس کے لیے بنا دیں گے تو کیا وہ لوگ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے؟ ڈیلی آپ باتیں کرتے ہیں, ڈیلی آپ جناب چیزیں اخباروں کے اوپر آتی ہیں, کبھی ایک دن بعد آتی ہے کہ SIFC جو ہے اس نے بڑا ایک اچھا ماحول پاکستان کے اندر جو ہے وہ جناب دیا, لیکن دوسرے دن خبر ساتھ یہ آ جاتی ہے کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی جو اپنا سارا سرمایہ پاکستان سے اٹھا کے کسی دوسرے ملک کے اندر شفٹ کرنا چاہ رہی ہیں یا شفٹ کر رہی ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, اور ہمیں بالکل ہمیں کیس سپریم کورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے, وہ آنے والے چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کیسز جو ہیں ان کو ارجنٹ بیسس کے اوپر نپٹانا چاہیے, نہ کہ اس کو ہمیں ہولڈ پہ رکھنا چاہیے. کیونکہ ایک چیز جو اس کو جب آپ ہولڈ پہ رکھتے ہیں تو اس کو ہولڈ کی ایک اپنی کاسٹ ہے جو تاجر پے کرتا ہے. تو دیکھیں پاکستان جیسے لیبر ابنڈنٹ کنٹری ہے تو بجلی جو ہے اس کو بھی ہم کہہ رہے ہیں بجلی سستی کوشش کر رہے ہیں دینے کی, ہم نے وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا والیوم بھی کم کر دیا ہے. لیکن ابھی تک اس کے جو ریئلسٹک جو بینیفٹس ہیں وہ میرا خیال نہ عام آدمی تک پہنچے ہیں تو نہ ہی بزنس جو ہے اس تک پہنچے ہیں. تو کوئی بھی ملک ہوتا ہے وہاں بزنس جب ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے, جب بزنس نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرے گا. یہ میرے خیال میں چیز جو ہے ہمارے ایکسپرٹس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا ان کو ادراک ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کام بھی کرنا چاہیے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک آپ اپنا ذاتی مفاد جو ہے اس کی جو آپ نے وہ کالی پٹی اپنی آنکھوں کے اوپر چڑھائی اس کو اتاریں گے نہیں, تب تک آپ کو قومی مفاد جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. سو آئی واز لکنگ اوور دا پاکستان کے جو GDP کے نمبرز ہیں, تو آبویسلی حالانکہ ہم پھر بھی ہم ایک ایگریکلچرل ملک مانے جاتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ کہتے رہتے ہیں کہ کسانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, اور ریگولیٹڈ پرائسز اور پھر ایکسپورٹ بینس, بہت سارے مسئلے ہیں, رائٹ؟ مطلب ہم کہاں سے شروع کریں. لیکن ون آف دا لارجسٹ کنٹریبیوٹرز ٹو پاکستان GDP از دا سروسز انڈسٹری, رائٹ؟ اگین ہم چیزوں کو کرپل کر رہے ہیں. واٹ کین وی ڈو کہ ہم مطلب ہارنس کر سکیں کہ ہمارا چاہے LSM ہو, ہمارا ایگریکلچر ہو, ہمارے سروسز ہوں, ہم کس طرح سے اس چیز کو ہارنس کر سکتے ہیں تاکہ ہم بہتر طرح سے اپنی ایٹ لیسٹ ملک کی GDP تو بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے GDP کیسے بڑھے گا؟ آپ کا GDP جو ہے وہ آپ کا 2.5% کے حساب سے پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ اس 2.5% پاپولیشن گروتھ جو اس کو مینٹین کرنے کے لیے 2.5% ظاہر بات ہے GDP جو گروتھ ہے وہ بھی آپ کو چاہیے. پلیز اسٹے نہیں جائے گا, آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائٹس کو. وی بی رائٹ بیک. آئی ایم ارشد خان.
वेलकम बैक। नाउ वी हैव विद अस डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। तो हम बात कर रहे थे अबाउट जीडीपी ग्रोथ और आप कह रहे थे कि किस तरह से हमारा जीडीपी ग्रो हो सकता है। प्लीज कंटिन्यू। जी, तो बाद में ये कर रहा था, देखिए पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान को 2.5% है ऑलमोस्ट, और इस 2.5% को मेंटेन करने के लिए आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी 2% चाहिए। तो ये तो अब यहाँ 0 बराबर हो गए। आप ओवरऑल देखें, जब जीडीपी पर कैपिटा की बात हो रही है तो हम हर साल जो इन्फ्लेटेड फिगर जो पेश करते हैं तो हम कहते हैं पाक रुपीज के अंदर पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा ये, लेकिन रियलिस्टिक की तरफ में देखा जाए तो हम माइनस में जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि जो हमारी जैसे अभी सर्विस सेक्टर की बात हो रही है, उस सर्विस सेक्टर के लिए क्या हमारी जो पॉपुलेशन का जो यूथ बिगर सेगमेंट है पॉपुलेशन के अंदर, क्या हम उनको एजुकेट करके उनको ट्रेनिंग्स देके या उनको बजाय कि वो लोग डंकीज में जाए एजेंट्स के हाथों जो पैसे दें, पीछे घर बेचें, अपनी जमीनें बेचें, फिर रास्ते में वो आपको सूरत पता है जो इलीगल लोग जो जा रहे हैं। तो बेहतर ये था कि हम इस सर्विस सेक्टर को और बूस्ट कर सकते थे। तो जो हमारी पॉपुलेशन का मेजर सेगमेंट्स था यूथ का, उसको ट्रेन करके अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डिमांड है तो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते थे। हमने उसके ऊपर भी काम नहीं किया। उसके बाद आपका आईटी सेक्टर है, वो उसमें कभी 0.9% की बात करते हैं, कोई 1.4% की बात करते हैं, तो उस पर हम कहते हैं जो बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो वो कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रहा, क्यों उसकी तरफ जो तवज्जो नहीं करे, क्यों हम उस सेक्टर को इग्नोर करके बैठे हुए, क्यों हम पाकिस्तान के अंदर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके ऊपर हम काम नहीं करते, क्यों हम नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो अपना ताजो जो उसको एजुकेट नहीं करते, अपना जो स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल उसको हम करें। तो जब हम एजुकेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप हर सेक्टर को उसकी डिमांड जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसके मुताबिक ट्रेन करना शुरू करेंगे, उनको एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, तो पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ेगा। वो हमारे पास पोटेंशियल है, बट वही लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और लैक ऑफ क्लियरेंस जो है वो उनको दूर करने की जरूरत है। डेफिनेटली। तो आपको क्या लगता है कि लुकिंग फॉरवर्ड किन मेन चीज़ों पे, चाहे वो हमारी फिजिकल पॉलिसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, स्ट्रक्चरल पॉलिसीज हो, आपको क्या लगता है कि अर्जेंट बेसिस पे सबसे पहले किन 3 टॉप चीज़ों को चलें, मुझे 3 चीज़ें बता दें विच वी नीड टू फोकस ऑन एज अ कंट्रीज इन इकोनॉमी। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में जो बिजली की प्राइसेस जो हैं उसको हमें कट डाउन करना चाहिए। उसके बाद हमें इंटरेस्ट रेट जो है उसको हमें वो कट डाउन करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी मुल्क के अंदर डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, वो डबल डिजिट आई एम सो सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ। इसी चीज़ पे मैं थोड़ा आपसे ही पूछना चाह रही हूँ कि आईपीपीज की जो डील की स्ट्रक्चर थी, राइट, विच वाज वेरी अनफेयर, एक डॉलराइज्ड रिटर्न 1990s और 2000s में डिसाइड हो गया, उसके बाद इट डिड नॉट अकाउंट फॉर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो किस तरह की डील स्ट्राइक कर सकती है रियलिस्टिकली द गवर्नमेंट? कौन से प्रेशर्स डाल सकते हैं वो आईपीपीज पे? इज इट इवन पॉसिबल कि वो डील चेंज हो? बिकॉज इफ आई बिलीव करेक्टली तो वो 25 साल की डील थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो देखिए 90s में आपने वो मुआहदे किए तो 25 साल कहाँ जाके खत्म हो रहे हैं। मैं अभी 5-7 साल की चीजें और जो है वो ऐसे ही चलेंगी। और गवर्नमेंट बेशक हमें ये कह रही है कि ठीक है जी, हमने जो है वो कुछ आईपीपी जो बंद कर रही हैं उसकी वजह। और आप देखें कि जब आप मुआहदे कर रहे थे आप लोग सोए हुए थे, आपने ये नहीं देखा, आपने कहा जी जितनी कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी के मुताबिक बिजली पैदा करेंगे। और उसमें बहुत सारे आईपीपी जो थे वो इंडिकेट हुए कि वो बिजली पैदा ही नहीं कर रहे, और कैपेसिटी के मुताबिक तो पैदा करना दूर की बात है, बिजली पैदा ही नहीं कर रहे, लेकिन उनको पेमेंट्स वैसे ही कर रहे हैं। और जो आईपीपी कैपेसिटी से कम बिजली पैदा कर रहे थे उनको भी हम फुली पेमेंट कर रहे हैं। हम ये भी तो कर सकते थे कि अगर बिजली जो आईपीपी बंद हैं उनसे फुली तरीके से बिजली प्रोड्यूस करवाते और बिजली को सस्ते दामों जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। हम दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। आपको पता है 90s में 95-96 में पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता था, तो हम वो चैनल दोबारा चला सकते थे। लेकिन वो बात वहीं पे आ गई ना कि हमने कमीशंस लिए, हमने अपनी परसेंटेज जो लेके अपनी जेब में डाली, बाकी उसका तमाजा जो है वो आवाम भुगत रही है और आवाम अभी तक भुगत रही है और आवाम को आगे भुगतना होगा। तो इस तरह से वो जो बिजली की प्राइसेस वो कम करते। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो उसको हमें कम करने की जरूरत है, लेकिन उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो आप चीज़ों को अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जो इन्वायरमेंट है उसको जितना इजी हम कर सकते हैं उसको इजी करना चाहिए। और जब हम इन्वेस्टमेंट के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हमारी सिक्योरिटी जो वो सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसको हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। और लोगों के ज़हनों में या जो कंज्यूमर जो सेंटीमेंट जिसे हम कहते हैं उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। डेफिनेटली। अगर हम इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहे हैं तो मैं भी अपनी दरख्वास्त सामने पेश करना चाहती हूँ। हमारी जो KYC, बिकॉज 2015 में फैटफ ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली थी हमारे ऊपर, ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ रीजंस, उसमें हम नहीं घुस रहे अभी, लेकिन अभी तक हमारी KYC इतनी इम्पॉसिबल है। मतलब शहबाज साहब मुझे बताएं कि अगर मेरा बैंक
ABC में एक अकाउंट है और मैं चाहती हूँ कि अपना मेरा बैंक B में भी अकाउंट हो, तो मैं एक दफ़ा अपनी ऑलरेडी KYC करा चुकी हूँ, राइट? तो सबसे लॉजिकल चीज़ है कि एक सेंट्रलाइज जगह से दूसरा वाला बैंक भी मेरा प्रीवियसली रिकॉर्डेड डेटा जो मैंने ही जमा किया है, जैसे मेरा बैंक अकाउंट पहला खुला था, वो पुल करके ये लोग मेरा अकाउंट खोलें। लेकिन नहीं, वेयर डू यू थिंक दिस इनएफिशिएंसीज कम फ्रॉम? मुझे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, नो वन वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंट्रलाइज डेटा क्योंकि हमारे लीक्स हो चुके हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअली नो वन इज इंटरेस्टेड ऑन वर्किंग ऑन दिस साइड, कोई आसानी पैदा ही नहीं करना चाहता। तो आपका क्या व्यू है इस चीज़ में? देखें ना, हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हमारे हमारी जो वज़ीर मुमलकत तो हैं सिर्फ बात ही करते डिजिटलाइजेशन हैं की, वो हम भी डिजिटलाइजेशन की। हाँ, वही वही मैं बात कर रहा हूँ। कह लीजिए हम पूरे मुल्क को डिजिटलाइज कर रहे हैं जी। हम जो जनाबे वाला आम लोगों तक जो इंटरनेट है उसकी रसाई दे रहे हैं। हमने आम लोगों के हाथ में मोबाइल जो वो दे दिया। आम लोग जो वाह, है जो 20% पाकिस्तानीज के पास बैंक अकाउंट है और सिर्फ 50,000 अकाउंट में 20 लाख रुपए से ज्यादा पैसे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हर किसी के फोन में मोबाइल होना जरूरी है। क्या बात है। जी जी। तो आप बात ये है कि जो आप देखें ना, ये तो एक बात है। आप एक बैंक में जाते हैं, वहाँ अकाउंट खोलने की बात करते हैं तो वो आपसे गारंटी मांगता है जी आपको ऐसा बंदा लेके आए जिसका ऑलरेडी हमारी ब्रांच के अंदर अकाउंट हो। अब मुझे बताइए कहाँ से वो इस तरह गारंटी लेके आऊँ? लेट से मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं बैंक ऑफ पंजाब में जो है वो अपना अकाउंट खुलवाना चाह रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं जी ये रिस्ट्रिक्शन है। कहाँ चीज़ें ईजी हो रही हैं? मैं अगर HBL में जाता हूँ, उनके अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लेके आए। मैं अगर दूसरे बैंक में जाता, तो जो ईजीनेस की बात हम कर रहे हैं वो कम से कम हमें पहले लोगों को एजुकेट तो करें कि जी जो कौन कौन सी चीज़ें। बाज़ का तो यकीन करें, मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं आज से 3 साल पहले एक अकाउंट खुलवाने लगा, तो उस बैंक मैनेजर को यही नहीं पता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में आके अकाउंट खुलवाना चाहते तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। जी आप आ जाइएगा, आप कल आ जाइएगा, आप परसों चौथे दिन। मैं कहा यार मैं 4 किलोमीटर सफर तय करके आता हूँ, मैं दूर से आता हूँ भाई, तो कुछ थोड़ा तो ख्याल करो। तो ये भी चीजें जो ना, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक जो बहुत सी जो रोल है ना, वो भी हमें मेरे ख्याल में खत्म करना चाहिए। और फिर दूसरी बात है कि ठीक है आप डेटा एक बैंक में दे रहे हैं तो आपका सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ताकि आप मिसाल का नाम डाले तो जिस बैंक में उनका जो अकाउंट है सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जानी चाहिए। तो अब एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम प्राइवेसी है, दूसरी तरफ वही हमारा डेटा, हमारे मोबाइल नंबर, हमारे फोन नंबर, हमारे जब ID कार्ड नंबर वो चले जाते हैं, लोग हमें किस्म की फेक कॉल्स कर रहे हैं। और आपको याद है कि इसमें पाकिस्तान के अंदर ये भी सिस्टम शायद अभी तक है, ये चल रहा है कि फ्रॉड्स हो रहा था कि हम स्टेट बैंक से बात करें, हम आपको OTP आपको आएगा तो हम बताइएगा। वो सर अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है। अब तो आपको पता है कि ये फेक टिकट्स, फेक चालान पे भी शुरू हो गया है। तो मुझे बताएं कि जहां ये समय हो क्या रहा है कि जहां जहां सिस्टम के अंदर खराबियां हैं, लोग उन्हीं खराबियों से या उन्हीं कमियों से लोग फायदा उठा के अपनी जेबें भर रहे हैं। तो हमें ये सारी चीजें जो तो वो एट वन पॉइंट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है कि जो को मसला उजागर होता है तब तक हम सोचते हैं तो चीजें जो वो आपकी देखें डे बाय डे खराब होती जा रही हैं। Definitely. Well, Shahbaz sir, thank you so much. Hope for the best with the economy. Best of luck to you for your future endeavors and for your classes. And aap logon se milungi next time. Till then, take care. Khuda Hafiz.